ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। आइए विस्तार से अब खबरों का रुख करेंगे और बात करने जा रहे हैं हम बादल के प्रहार की, सैलाब से मचे हाहाकार की। इन दिनों कुदरत जमकर कहर बरपा रही है। सबसे ज्यादा परेशानी पहाड़ी राज्यों को झेलनी पड़ रही है। कहीं तो तेज बारिश हो रही है और कहीं बादल फट रहा है, तबाही ला रहा है। पहाड़ी राज्यों में मानसूनी बारिश से हालात बेकाबू हैं और साथ ही साथ मैदानों में भी मानसून की भयानक मार पड़ रही है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कैसे पहाड़ से लेकर मैदान तक मानसून ने तबाही मचा दी है। कहीं शहर दरिया है, कहीं भूस्खलन लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। जो हाल उत्तराखंड का है वही हालत हिमाचल प्रदेश की है। एक तरफ तो नदियां उफान पर हैं और दूसरी ओर पहाड़ जो हैं वो दरक रहे हैं, जिसकी वजह से जहां तहां सड़कों पर मलबा आकर गिर रहा है, रास्ते बंद हो रहे हैं। ये दोनों पहाड़ी राज्य बादल फटने से भी यहां पर रह रहकर हालात और खराब हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया गया है। अगले 3 घंटों में बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना, हिमाचल के ये वो जिले हैं जहां कुछ स्थानों पर बेहद जोरदार बारिश होगी। मतलब वो मूसलाधार बारिश जिसको कहते हैं वो हो सकती है। इसीलिए अगर आप इन जिलों के आसपास रह रहे हैं तो फिर अपना बहुत ख्याल रखिए। आइए आगे बढ़ेंगे। मॉनसून आने के साथ ही लोगों की जो मुश्किलें बढ़ी हैं, हिमाचल में बारिश ने कहर बरपा रखा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश से बहुत नुकसान हो रहा है। जानकारी समेटते हैं आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए। हिमाचल में बादल फटा, ये बड़ी खबर जो आप जान रहे हैं। इसके अलावा देखिए किस तरीके से मंडी में बादल फटने से जो मौत का आंकड़ा है वो सामने आ रहा है। मंडी में बारिश के बाद मवेशी भी बह गए हैं। मंडी में ब्यास नदी का रौद्र रूप देखने के लिए मिला है। हिमाचल में बारिश का रेड अलर्ट है। उत्तराखंड में कई जगह लैंडस्लाइड हुई है। उत्तर प्रदेश की बात अगर की जाए तो यहाँ बारिश से जो नदियां हैं वो उफान पर आ गई हैं। वहीं राजस्थान की अगर बात की जाए, वैसे तो रेगिस्तानी राज्य है लेकिन राजस्थान में भी बारिश ने तबाही मचा दी है। तो कुल मिलाकर ये वो तस्वीर है जो देश के अलग अलग राज्यों से उभरकर सामने आ रही है। और वही जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे कि साहब शहर शहर ये बरसता कहर है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी तबाही और यहाँ करसोग इलाके में बादल फटा है, उससे तबाही सामने आई है। बादल फटने से भारी नुकसान की खबर है। कई रास्ते, सड़कें बह गई हैं। धर्मपुर कांडापतन पुल बह गया है। कई घरों के क्षतिग्रस्त होने की खबर है। पूरे इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कुछ लोगों को सुरक्षित जगह ले जाया गया है। तो ये बादल का प्रहार है और सैलाब से हाहाकार है। बादल फटने से जो तबाही हुई है उसी की तस्वीरें आपके सामने। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी तबाही। यहां का जो करसोग इलाका है वहां पर बादल फटा है। आए दिन ऐसी ही खबरें हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड जो पहाड़ी राज्य हैं वहां से सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में ये भारी बारिश जिसके बाद हालात बेहद खराब हो गए हैं। मंडी का जो सकोड़ी खड्ड का इलाका है वहां उफान आया है, उफान पर, और इसी के बाद पानी जो है वो लोगों के घरों में घुस गया। ये देखिए तस्वीरें, देखिए जरा हालत क्या है। मंडी शहर की जेल रोड इलाके में मलबा ऐसा जिसमें कई गाड़ियां दब गई हैं। हैरान करने वाली तस्वीरें हैं ये जो एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। देखिए जरा तबाही कैसी इस वक्त पहाड़ पर आई हुई। पहाड़ बारिश का ये कहर है, इसी की चपेट में पहाड़ है। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश के बाद ब्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पूरे मंडी जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मंडी के पंडोह बाजार के पास भारी बारिश के बाद लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया।
हिमाचल प्रदेश मंडी और भारी बारिश, ब्यास नदी को देखिए आप, कैसे ब्यास नदी का रौद्र रूप देखने के लिए मिल रहा है। जलस्तर लगातार ब्यास नदी का बढ़ता हुआ, और जब ब्यास का जलस्तर बढ़ता है तो डर और दहशत मंडी में फैलती है, और ऐसे में पूरे मंडी जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि पता नहीं कब यहाँ पर कोई और बादल फटे, भरभरा कर यहाँ पर आसमान से पानी गिरे, और ऐसे में पहले ही रौद्र अंदाज में ब्यास नदी बहती हुई, और ऐसे में अगर और जलस्तर यहाँ बढ़ता है तो फिर अपने साथ बड़ी तबाही नदी का पानी ला सकता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में कई घर भारी बारिश की चपेट में आए हैं। भारी बारिश की वजह से पहाड़ों पर बने कई घरों के नीचे की मिट्टी खिसक गई, जिसके बाद ये घर मानो हवा में लटक रहे हों। हालात को देखते हुए प्रशासन ने इन घरों को खाली कराने का आदेश दे दिया है। घरों में रहने वाले लोग बेहद परेशान हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, सबसे अनमोल जिंदगी है, और ऐसे में जिंदगी बचाने के लिए ये कदम उठाने जरूरी हैं, क्योंकि जिस तरीके से घरों के नीचे की मिट्टी खिसकी है और घर जो हैं वो हवा में बस लटके हुए नजर आ रहे हैं, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, और ऐसे में जिंदगी को खतरे में डालना बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इसीलिए प्रशासन की तरफ से जो कहा जा रहा है उसी का पालन करना बहुत जरूरी है। इस बीच ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। मंडी में देखिए कैसे बादल फटा है, बादल फटने से जो तबाही हुई है, घरों में पानी घुस गया है, मलबे में गाड़ियां दबी हुई हैं। अभी तक जो खबर मैंने आपको बताई है हिमाचल प्रदेश की, उसी को बयां करती ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। बादल फटा तो पानी अपने साथ तबाही लाया। पानी अपने साथ तबाही किस तरीके से लाया? घरों में पानी घुस गया और सड़कों पर जो गाड़ियां पार्क थी, क्योंकि पहाड़ों के अंदर जब बादल फटता है और पानी आता है तो सिर्फ पानी नहीं आता है, बल्कि पहाड़ की मिट्टी को भी अपने साथ बहा कर लेकर आता है, और ऐसे में ये जो मलबे का अटैक हो जाता है, उसी मलबे के अटैक में आकर गाड़ियां भी फंसी हुई आपको नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लैंडस्लाइड की वजह से 250 से 300 लोग जिन्हें रोका गया है फिलहाल, जो यहां सड़क मार्ग से गुजर रहे थे, टनल के भीतर पर्यटक फंसे हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। 70 से 80 गाड़ियां पर्यटकों की मौजूद हैं। कुल्लू और मंडी दोनों तरफ के रास्ते बंद हो गए हैं। टनल में मौजूद सभी पर्यटक फिलहाल सुरक्षित हैं, जिनके लिए खाने का भी इंतजाम कर दिया गया है। आपको बता दें 11 और 13 नंबर टनल जो मंडी मनाली रोड पर है, और ये हड़ोंगी के पास बताई जा रही है, वहीं पर लैंडस्लाइड की वजह से टनल से आवाजाही जो है वो फिलहाल बंद है, क्योंकि मलबा आकर गिरा हुआ है और मलबा हटाने का काम चल रहा है। इसीलिए ये करीब 250 से 300 पर्यटक हैं जो अभी फंसे हुए हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मनाली से सचिन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही उत्तराखंड उत्तरकाशी से दीपक रावत हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपको सचिन के पास लेकर चलेंगे। सचिन, ये मनाली और यहाँ पर जो टनल के नजदीक मलबा आकर गिरा, जिसकी वजह से 250 से 300 लोग बताए जा रहे हैं फंसे हुए हैं, जरा इसके बारे में और डिटेल साझा कीजिए। जी देखिए, ये मंडी से कुल्लू को जो सड़क जाती है, नेशनल हाईवे है, वहाँ पे ये टनल्स हैं, टनल नंबर 11 और 13 जो हैं, तो इसमें टूरिस्ट जो हैं स्टैंडर्ड है, क्योंकि लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं दोनों साइड जो हैं टनल के, इनके 11 नंबर और 13 नंबर, तो इसलिए फिलहाल जो टूरिस्ट हैं वो इन्हीं टनल्स के बीच में है। प्रशासन ने इनसे संपर्क किया है, इनको खाने पीने की चीज़ें मुहैया कराई हैं, पर इसमें बात यह है कि इन लोगों को अभी मूव कराना जो है वो सेफ़ नहीं है, क्योंकि वहाँ जो है रह के लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, इसलिए इसे सचिन थोड़ी क्लैरिटी चाहिए मुझे। फिलहाल ये 250 से 300 जो पर्यटक हैं या जो यात्री हैं, आप ये बता रहे हैं कि वो जो सुरंग पहाड़ों के अंदर सड़क बनाने के लिए कई बार ऐसा होता है कि पहाड़ को काटना पड़ता है और उसके बीच से सुरंग बनानी पड़ती है, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो पर्यटक फंसे हुए हैं वो सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं, मतलब सुरंग में ही गाड़ियों में अपनी बैठे हुए हैं ये पर्यटक, ये जानकारी है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सुरंग के अंदर हैं ये टूरिस्ट जो हैं, और रात से ही हैं ये टूरिस्ट जो हैं, यहाँ गाड़ियाँ आ रही थी, और अब जो हैं दोनों छोर जो हैं टनल के जो हैं वो बंद हो गए हैं, और उनको खोलने की कोशिश जो है प्रशासन के द्वारा की जा रही है। इसमें बड़ी बात यह है कि टनल के साथ लगता बिल्कुल एरिया, हम कल भी वहाँ गए थे और वहाँ लगातार लैंडस्लाइड जो है हो रहा है। पिछले कल जो है हल्का लैंडस्लाइड हो रहा था, काफ़ी देर
ट्रैफिक रोक दिया गया था वहाँ पे, पर आज रात जो है ये लैंडस्लाइड ज़्यादा हुआ है, जिस वजह से ये टूरिस्ट जो हैं वहाँ फंस गए हैं। प्रशासन इनको खाने पीने की चीज़ें मुहैया करा रहा है, पर अब देखना यह है कि बारिश अगर रुकेगी तो उसके बाद ही रोड जो है वो क्लियर हो पाएगा। तमाम मशीनरी वहाँ सचिन, मौजूद है। खाने पीना प्रशासन के पहुंचाने का अधिकारी जो हैं रास्ता है वहाँ नजर पर? रखते हैं। खाना पीना पहुंचाने का रास्ता है? मतलब इतनी गुंजाइश है कि वहां पर पैदल चल के लोग आ जा सकते हैं और प्रशासन की टीम वहां पर पहुंच रही है, खाना पीना पहुंचा पा रही है? मतलब अभी जो स्थिति बनी हुई है दर्शकों की आसानी के लिए वो हमें बता देनी चाहिए कि किस तरीके से, क्योंकि टनल के जो दोनों तरफ के रास्ते हैं, या जिसको आम जबान में कहते हैं कि सुरंग के मुंह जो है दोनों तरफ के, वहां पर मलबा आकर गिर गया है और ऐसे में गाड़ी निकलने की जगह नहीं बची है। इसी वजह से ये पर्यटक 250 से 300 के करीब जो बताए जा रहे हैं अपनी गाड़ियों समेत, 70 से 80 गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां इन सुरंग में फंसी हुई हैं। लेकिन प्रशासन अलर्ट है और प्रशासन की तरफ से मतलब इतना रास्ता है कि खाने पीने का सामान कोई अंदर जाए और इन तक पहुंचा दे। सचिन जी बिल्कुल बिल्कुल, पैदल एक्सेस है उन टनल्स को लेकर में जाने के लिए, पर व्हीकल्स जो हैं वो नहीं निकल सकते हैं क्योंकि दोनों छोर पे लैंडस्लाइड्स हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं क्योंकि बारिश जो है हो रही है। पर प्रशासन ने कम्युनिकेट किया है उन लोगों के साथ, लोग पैदल जो है वहाँ पे जा सकते हैं, पैदल वहाँ पे उन लोगों को सामान जो है पहुँचाया जा सकता है। बेसिकली इसमें ये होता है कि टनल के जो दोनों छोर हैं कंप्लीट, अगर हम बंद बोलें तो कंप्लीट बंद नहीं होते हैं, बट लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं दोनों छोर के ऊपर, तो वहाँ पे जो व्हीकुलर मूवमेंट है वो जो है वो बंद हो गई है, इसलिए वो टूरिस्ट जो है वहाँ पे फंसे हैं। पर वहाँ पे लोग जो है वो जा सकते हैं, प्रशासन जो है वहाँ पे पहुँच सकता है, एक्सेस है प्रशासन की वहाँ तक, इसलिए उन लोगों को निकाला जाएगा। जैसे ही बारिश रुकेगी, लैंडस्लाइड जो है रुकेगा, जैसे ही पहाड़ी से पत्थर रुकने का सिलसिला बंद होगा, वहाँ पे ये रोड जो है क्लियर किया जाएगा और ये टूरिस्ट जो है आप रहिए मेरे साथ सचिन। देखिए हमारे सहयोगी सचिन वो बता रहे हैं किस तरीके से, क्योंकि मलबा आकर गिर गया है सुरंग के दोनों छोर पर और इसी वजह से जो वाहन हैं उनकी आवाजाही संभव नहीं है। इसीलिए ये गाड़ियां 70 से 80 गाड़ियां, जिनमें करीब 250 के आसपास पर्यटक बताए जा रहे हैं, वो इन्हीं टनल के बीच में फंसे हुए हैं। हालांकि एक्सेस है, मतलब इन तक पहुंचा जा सकता है, पैदल जाने आने का रास्ता है और उसी के जरिए जो प्रशासनिक टीम है वो इन तक खाने पीने का सामान मुहैया करा रही है। लेकिन क्योंकि सड़क पर मलबा गिरा हुआ है इसलिए वाहन मूव नहीं हो सकते, गाड़ियों का मूवमेंट नहीं हो सकता, इसीलिए पर्यटक फंस गए हैं। हिमाचल प्रदेश में जो जानकारी मिल रही है, बारिश जो हो रही है उसकी वजह से नदियां यहां उफान पर। हमीरपुर में बारिश से व्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है, नदी किनारे बसे लोग पानी में फंसे हुए हैं। प्रशासन ने सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। वो लोग जो नदी किनारे बसे हुए हैं, पानी में फंस गए थे, प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और सभी को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीरें भी आपके सामने है, देखिए किस तरीके से यहाँ पानी के बहाव में कुछ लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं और बाद में वहां पर जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंचती है और लोगों को सुरक्षित पानी के तेज बहाव से निकालती है। अब जरा उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश ने कहर बरपा रखा है। बारिश की वजह से पहाड़ दरक रहे हैं। उत्तरकाशी में तो 3 दिन पहले बादल फटा था, जिसके बाद यमुनोत्री धाम जाने वाली पूरी सड़क ही नष्ट हो गई। पिछले 3 दिन से इसे ठीक करने की कोशिशें की जा रही हैं। उत्तरकाशी को यमुनोत्री से जोड़ने वाली मुख्य सड़क के टूट जाने की वजह से जो जानकी चट्टी है उसके पास करीबन 600 से ज्यादा यात्री यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए जो गए थे अब तक फंसे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन सभी को निकालने के लिए सड़क को ठीक करने की लगातार कोशिश कर रहा है। पहले आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता दीपक रावत की एक रिपोर्ट। उत्तरकाशी में हम लोग मौजूद हैं और ये जो सड़क आप सामने देख रहे हैं ये यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है पिछले 3 दिनों से, क्योंकि इसी इलाके में बादल फटने की घटना हुई थी, जिसके बाद यमुनोत्री धाम जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरह से कट चुका है। ऐसे में कई सारे यात्री जो यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए पहुंचे थे वो अभी भी उस तरफ फंसे हुए हैं। प्रशासन ने उनके रुकने की, उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए वहाँ पर उन्हें तमाम इंतजाम उनके लिए किए गए हैं, लेकिन तमाम यात्रियों को जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकाला जा सके, इसके लिए तमाम जो सड़कें हैं जो टूट गई हैं, जो अवरुद्ध हैं, उनको साफ़ करने का, उनको ठीक करने का काम किया जा रहा है। लोकल प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है, जगह जगह पर इनकी तैनाती की गई है और जहाँ जहाँ पर सड़क पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है उस सड़क को बनाने का काम तेज़ी से किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये हादसा हुआ होगा जब बादल इस इलाके में फटा होगा। पूरा का पूरा जो पहाड़ है वो पानी के साथ नीचे आ गया और अब जेसीबी मशीन की मदद से
लगातार इस सड़क को ठीक करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में अभी भी कई सारे यात्री जो यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए पहुंचे थे वो वहां पर फंसे हुए हैं। उनको निकालने की कवायद की जा रही है। बादल फटने के बाद कई सारे मजदूर भी पानी में बह गए थे, जिनका अभी तक पता नहीं लग पाया है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी पिछले 3 दिनों से लगातार चल रहा है। तो ये स्थिति आप देख रहे हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जायज़ा ले रहे हैं कि आखिर क्या स्थिति है, कैसे सड़क को खोला जाए, जो यात्री फंसे हुए हैं उन्हें कैसे निकाला जाए। तो बहुत मुश्किल हालात इस पूरी उत्तरकाशी घाटी की बात करें तो यहाँ पर हैं, और ख़ासतौर पर यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की ये स्थिति है कि ये पूरा का पूरा जो सड़क है ये कई जगहों पर बादल फटने के बाद वॉश आउट हो गया है। ऐसे में वैकल्पिक रास्ता तैयार करने की कवायद प्रशासन की तरफ से चल रही है। तो स्थिति बारिश के बाद से पहाड़ों में लगातार बिगड़ती जा रही है। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, उत्तरकाशी। यमुनोत्री धाम में पिछले 3 दिन से फंसे कुछ लोग जंगलों के रास्ते लौटे हैं। इन लोगों ने एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत की। बताया 3 दिन से फंसे होने की वजह से बहुत ज्यादा ये परेशान थे। हालांकि प्रशासन की तरफ से खाने रहने की व्यवस्था की गई थी। यमुनोत्री धाम का पूरा रास्ता बादल फटने के बाद टूट चुका है। ऐसे में कई सारे यात्री जो दर्शन करने के लिए गए थे वो अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पैदल ही लौट रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम? जी मेरा उज्जवल है। कितने दिन से आप ऊपर फंसे? सर मेरी दुकान है वहाँ पे और 9 साल से आता हूँ, लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारे यात्री लोग हैं, जो यात्री लोग भी हैं और जो लोकल लोग भी बहुत सारे फंसे हुए हैं। कितने लोग होंगे करीबन आप? करीबन मैं बोल तो नहीं सकते, नहीं 700-800 रुपये 700-800 लोग तो ऊपर ही होंगे, ज़्यादा ही। कैसे उनकी व्यवस्था हो पा रही हो? व्यवस्था सर होटलों में जो है रहना खाना तो फ्री कर दिया गया है, लेकिन उनको जल्द से जल्द निकाला जाएगा। आगे लोग जाके काफ़ी सारे लोग परेशान हैं वहाँ पे। हमें 4 दिन हो गए। जो लोग फंसे हुए हैं वो बहुत परेशान हैं। बहुत परेशान है। हमारा तो आगे पैदल चल के आगे उन्होंने हमारी मदद करी। जंगलों की तरफ से होते हुए? हाँ जी, जंगलों के पहाड़ों से आया। रेस्क्यू करने वाले बोल रहे हैं कि जल्दी से रेस्क्यू किया जाएगा, उनका जल्दी निकाला जाएगा। और 4 दिन से हम लोग फंसे हुए थे और काफ़ी यात्री लोग जो हैं वो वहाँ पर फंसे हुए हैं। तमाम वो लोग हैं जो कि यमुनोत्री धाम में या तो काम करते हैं या वहाँ पर उनकी दुकानें हैं। ये लोग क्योंकि लोकल लोग हैं, इनको रास्ते पता हैं, जंगलों के रास्ते ये लौट सकते हैं वापस, इसलिए ये लौट पाए हैं। लेकिन जो यात्री हैं, जो बाहर से आए हैं, दूसरे राज्यों से आए हैं, जिसको इस इलाके की जानकारी नहीं है, वो अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। 600 से ज़्यादा लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं, तमाम लोग जो हैं फंसे हुए हैं। ऐसे में लगातार कवायद ये की जा रही है। तमाम देखिए अब SDRF, NDRF, ITBP, स्थानीय प्रशासन की तरफ से इन रास्तों को खोला जाए, लेकिन रास्तों की स्थिति ये है कि इसे खोलने में अभी करीबन हफ्ते भर से ज़्यादा का वक्त लग सकता है, क्योंकि जब बादल फटा तो उसके बाद आप देखिए कि आपको ऊपर से नीचे तक कोई सड़क नहीं दिखाई देगी, सिर्फ मलबा, पहाड़, पत्थर, यही सब दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पर एक सड़क हुआ करती थी, एक बैंड हुआ करता था जिसे सिलाई बैंड करते हैं, वो पूरा का पूरा तबाह हो चुका है, नष्ट हो चुका है। तो फिलहाल सबसे ज़्यादा मुश्किल प्रशासन के लिए ये कि जो यात्री ऊपर फंसे हुए हैं जंगल चट्टी के पास, यमुनोत्री धाम के पास, उन्हें कैसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, उत्तरकाशी। और आइए सीधे आपको दीपक रावत के पास लेकर चलेंगे। उत्तरकाशी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा दीपक से जानते हैं कि अभी स्थिति क्या है दीपक, और प्रशासन की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं, ये जो सड़कों पर मलबा आकर गिरा है, सड़कें टूट गई हैं, प्रशासन कब तक इन सड़कों को ठीक कर पाएगा और कब तक यहाँ पर आवाजाही शुरू हो पाएगी, इसको लेकर कुछ जानकारी साझा की जा रही है क्या? जी रोमाना, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं प्रशांत आर्या, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने ये बताया कि जो रास्ता आपको दिख रहा है ये राष्ट्रीय राजमार्ग था यमुनोत्री का। ये सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि कई जगह पर, जब बादल फटा, पानी का बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव नीचे की तरफ आया तो उसने कई जगहों पर इस पूरे रास्ते को तबाह कर दिया है। तो ऐसे में इस सड़क को बनने में तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि एक ऑप्शनल रूट खास तौर पर पैदल चलने के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि 600 से ज़्यादा खुद आंकड़ा जिलाधिकारी ने दिया है, 600 से ज़्यादा लोग हैं जो कि दर्शन करने के लिए उस दिन वहाँ पर पहुँचे थे जिस दिन बादल फटा था। ऐसे में वो सब लोग अभी भी वहीं पर फंसे हुए हैं। हालांकि उनके खाने पीने रहने के लिए सुविधाएं जो है तमाम प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन लोग घर जाना चाहते हैं, लोग परेशान हैं क्योंकि लोगों को इस तरह की आदत नहीं है फंसे रहने में। जो बाहर से दूसरे राज्यों से आते हैं, उन्हें यहाँ की क्लाइमेट के बारे में जानकारी नहीं, यहाँ की स्थानीय जानकारी नहीं है, तो वो वहाँ से निकल भी नहीं सकते। हालाँकि स्थानीय लोग कई सारे आप देखें तो ऊपर आप
आपको नजर आएंगे पैदल चलकर जंगलों के रास्ते वहां तक पहुंच गए हैं, जहां पर जेसीबी की मदद से एक वैकल्पिक रास्ता बनाया जा रहा है। तो उस रास्ते से ये जो स्थानीय लोग हैं वो अब नीचे आते हैं। तो समझिए कि ऊपर पूरा पहाड़ है और उस पहाड़ को पार कर जंगल चट्टी तक पहुंचना होता है, जहां पर तमाम यात्री फंसे हुए हैं। तो वहां से लोगों को कैसे निकाला जाए, इसके लिए अभी जो डीएम साहब थे वो बता रहे थे कि एक वैकल्पिक रास्ता करीबन 400-500 मीटर का वो तैयार करना होगा और उस रास्ते से ही जो यात्री लोग फंसे हुए हैं पहले उनको निकाला जाएगा और फिर जिन यात्रियों को ऊपर भेजना है, अगर प्रशासन को लगे कि भेजा जा सकता है तो उनको भेजा जाएगा। लेकिन इस बीच मुश्किल ये है कि बारिश लगातार हो रही है। देखिए दोबारा बारिश शुरू हो गई है और आज रेड अलर्ट भी है इस इलाके में। बारिश अगर तेज होगी तो उस वैकल्पिक रास्ते को बनाने में भी वक्त लग जाएगा। तो ये तमाम जो लोग आपको दिख रहे हैं इसी कवायद में लगे हैं कि जल्द से जल्द वैकल्पिक रास्ता तैयार कर लिया जाए। एक तस्वीर में और आपको सामने की दिखा देता हूँ। तमाम एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई हैं, प्रशासनिक अधिकारी खड़े हुए हैं, एसडीआरएफ के जवान भी नीचे गए हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि यही वो जगह थी जहाँ पर करीबन 8 से 9 मजदूर बादल फटने के बाद बह गए थे, जिनमें से 2 की डेड बॉडी अब तक मिल चुकी है। जिला अधिकारी के मुताबिक 7 मजदूर अभी भी इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं जहाँ पर ये जेसीबी खोद रही है। तो यहाँ पर इसी जगह पर करीबन 7 मजदूर अभी भी लापता हैं। तो ऐसे में इस पूरे इलाके में उन लापता मजदूरों को भी ढूंढने की कवायद चल रही है। हालांकि 3 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है, किसी के बचने की संभावना तो अब बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो शव है उनको बरामद करने की कवायद जो है वो चल रही है। तो बहुत मुश्किल हालात बन चुके हैं इस पूरे इलाके में, अगर खासतौर पर यमुनोत्री रूट की बात करें। और 3 दिन 4 दिन से यात्रा पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है और कोशिश यही की जा रही है कि तमाम मशीनों के जरिए, चाहे वो जेसीबी हो, छोटी बड़ी तमाम ड्रिल मशीन के जरिए, कि यहाँ कम से कम एक ऑप्शनल रूट तैयार कर दिया जाए ताकि जो फंसे हुए यात्री हैं उनको निकाला जा सके। रोमाना, बिल्कुल, तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि प्रशासन की तरफ से जो कोशिशें हैं वो युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका दीपक रावत। सचिन, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में हुई लैंडस्लाइड की घटना ने लोगों को डरा दिया है। एक बड़ी चट्टान पहाड़ से गिरी और सामने बने ढाबे की तरफ आ गिरी। भारी भरकम चट्टान को अपनी तरफ आता देख ढाबे में खाना खा रहे लोगों की तो सांसें ही अटक गई। इसके बाद वहां मौजूद लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ये तस्वीरें आपके सामने। उत्तराखंड के चमोली में पेड़ गिरने से रास्ते बंद हैं। इसकी वजह से गोपेश्वर मंडल चोपता रास्ता फिलहाल बंद हो गया है। देखिए जरा कैसे बारिश, आंधी, पेड़ गिरे हुए हैं रास्तों में, रास्ते बंद हो गए हैं। पेड़ को हटाकर रास्ता खोलने की कोशिशें की जा रही हैं। पिछले कई दिन से उत्तराखंड में जो बारिश हो रही है इसने लोगों की मुश्किलें अलग अलग स्तर पर बढ़ा दी। उधर उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी हाल बेहाल है। वहां गंगा नदी उफान पर है। पुलिस प्रशासन की टीम दिन रात मुस्तैद, लोगों को नदी में ना जाने की सलाह भी दी गई है। देखिए किस तरीके से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, बाकायदा अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं, ऐलान किए जा रहे हैं, लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को सतर्क किया जा रहा है। कब कोई अनहोनी हो जाए कहा नहीं जा सकता और इसी वजह से बेहतर यही है कि सावधानी बरती जाए। इसी को लेकर अलर्ट कर रहा है प्रशासन स्थानीय लोगों को। उधर झारखंड के जमशेदपुर में भी बाढ़ बारिश अपना कहर बरपा रही है। झारखंड के जमशेदपुर में एक स्कूटी सवार युवक बहते बहते बचा। तस्वीरें देख लीजिए जरा। ग्रामीण अगर यहां नहीं आते, मदद नहीं करते तो फिर ये स्कूटी सवार बह जाता। वो तो यहां पर स्थानीय लोग पहुंचे और उन्होंने इस शख्स की मदद की, जिसकी वजह से इसकी जान बच सकी। तो ये पुलिया सी नजर आ रही है जिसके ऊपर से पानी बह रहा है और उसी पानी बहते हुई पुलिया को पार करने की कोशिश में ये शख्स था, जिस दौरान पानी के तेज बहाव में ये फंस गया और आखिरकार जो स्थानीय लोग हैं उनकी मदद से इसकी जान बच सकी। उधर झारखंड के गिरिडीह डुमरी में एक ट्रक नदी में गिर गया। ट्रक में पाइप भरे हुए थे। गनीमत रही कि ड्राइवर ने किसी तरह अपनी जान बचा ली। ड्राइवर ने बताया कि बडाकर पुल के पास ट्रक फिसल गया था, जिसके बाद वो रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरा। तो बारिश, पानी, सड़कों पर फिसलन और जरा सी भी चूक कैसे बड़े हादसे को बुलावा देती है, ये तस्वीर उसी को बयां कर रही है। तो झारखंड की ये तस्वीर जहां ट्रक फिसलन की वजह से
रेलिंग तोड़ते हुए पुल से नीचे जा गिरा। ड्राइवर की जान बच गई, ये गनीमत है। अब बिहार का रुख करते हैं, जहां बारिश हो रही है जोरदार तरीके से। पटना में 1 घंटे की बारिश ऐसी हुई जिसने प्रशासन की पोल खोल के रख दी। कुछ देर की बारिश में पटना रेलवे स्टेशन पानी। देखिए कैसे पानी का कब्जा नजर आ रहा है पटना रेलवे स्टेशन पर। स्टेशन की पार्किंग एरिया में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। पटना रेलवे स्टेशन के बाहर ऐसा लगा मानो सैलाब आ गया हो। लोग पानी से बचने के लिए जतन करते नजर आए। दिखाते हैं आपको मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता आर्यन आनंद की एक रिपोर्ट। बीती रात 1 घंटे की झमाझम बारिश ने जो स्मार्ट सिटी की पोल है वो खोल दी है। इस वक्त हम राजधानी पटना के पटना जंक्शन पर हैं और भारी जल जमाव की जो समस्या है वो यहाँ देखी जा सकती है। ये पूरा पार्किंग इलाका है पटना जंक्शन का और देखिए जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी जल जमाव की पूरी जो स्थिति है वो बनी हुई है। जो यात्री हैं जो अपने दूसरे गंतव्य के लिए जा रहे हैं या ट्रेन से आ रहे हैं, तमाम लोगों को काफ़ी जो समस्याएं हैं वो यहाँ झेलनी पड़ रही है। ये एक महिला हैं, कितनी ज़्यादा समस्या हो रही है? बहुत ज़्यादा हो रहा है। कहाँ से आ रही है? हम लोग आ रहे हैं बिहार से। देखिए जो लगेज हैं कैसे अब यहाँ से लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। कुली जो है वो सामान को सिर्फ पार कराने के लिए पैसे ले रहे हैं। एक रिक्शे वाले यात्रियों को पानी पार कराने के लिए 10 रुपये जो चार्ज है वो कर रहे हैं। कितना समस्या हो रहा है? बहुत समस्या हो रहा है। समस्या है। कहाँ से आ रही हैं? हम लोग आ रहे हैं तारेगना से। तारेगना से। तो तारेगना से आ रही हैं और कितना रुपए ले रहे हैं? 10 रुपये से। 10 रुपया पर माथा। 10 रुपये है। कितना रुपया? 10 रुपये बोले। 10 रुपया। 10 रुपया लिया जा रहा है और देखिए जो रिक्शा है वो अब जल जमाव को पार करा रहे हैं। पर हेड रिक्शे वाले ने जो चार्ज रखा है वो 10 रुपये का रखा है। समस्या हो रही है, जो यात्री हैं जूता पहन कर हैं, भारी लगेज के साथ हैं और इस समस्या के बीच अब ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन के इस 10 से 20 मीटर के दायरे तक जाने के लिए 10 रुपया दे रहे हैं। स्मार्ट सिटी का ये नज़ारा और कलई और पोल सरकार की खुल रही है। आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज़, पटना। उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचकों के साथ बदसलूकी हुई। पहले ब्राह्मण बनाम यादव की सियासत शुरू हुई और फिर बागेश्वर धाम के पीठाधीश पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निशाने पर आ गए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर कथा सुनाने के बदले मोटी फीस लेने और अंडर टेबल पैसे लेने के गंभीर आरोप लगाए। अब कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने जाति वाले विवाद पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि भारत को जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद को अपनाना होगा। इस बार हमने प्रण लिया कि भारत में बढ़ता हुआ जातिवाद सबसे बड़ी कैंसर की बीमारी है। कैंसर से ज्यादा खतरनाक भारत को तोड़ने में अगर कोई बीमारी है तो वो जातिवाद की बीमारी है। उस जातिवाद की बीमारी की दीवार को तोड़ने के लिए हम दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक बांके बिहारी के चरणों में जाएंगे और ब्रज क्षेत्र को नशा मदिरा मांस मदिरा विक्रय मुक्ति का प्रण लेंगे। तो अब सवाल ये कि आखिर बाबा बागेश्वर निशाने पर क्यों आए? क्या धीरेन्द्र शास्त्री का इस विवाद में नाम लेने के पीछे उनकी बढ़ती लोकप्रियता और महंगे ब्रांड इस्तेमाल करने का भी कोई कनेक्शन है क्या? जब जहाज पे गए तो समुद्र में वो आंखों में तिलमिली आती, तो हमने चश्मा लगा लिया और चश्मा भी बड़ा महंगा था, गुच्ची का चश्मा था। भारत में इतनी पोस्टें वायरल हो रही हमारी, लोग चश्मा की फोटो और चश्मा के ब्रांड का नाम, बाबा के जलवे देखो, कुछ तो कह रहे नहीं 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 ऐस देखो ऐस, कुछ तो कह रहे मजे तो इन्हीं के हैं, ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंद, 10 रुपया का आदमी नाचने वाला, गंदे चरित्र का आदमी 2 लाख की जैकेट पहन सकता, और महात्मा अगर 60,000 की पहन ले तो तेरे पेट में दर्द होता है। धीरेन्द्र शास्त्री भी पूरी तैयारी के साथ आए थे कि कौन सा ब्रांड कितना महंगा है, इसका पूरा अध्ययन कर रखा था। इसीलिए ट्रोलर्स को चेतावनी देने के लिए बाबा ने प्राडा वाले हथियार का इस्तेमाल किया। बड़े बड़े बलात्कारी, बड़े बड़े नचइये,
जो समाज को दारू पीने का उपदेश देते हैं, जो सिगरेट पी करके बच्चों को बर्बाद करते हैं और गंदी गंदी मूवी बनाकर तुम्हारे ही पैसों की टिकटों से ऐस आराम करते हैं, उन पर कमेंट करने में तो तेरी नानी मर जाती होगी, पर सनातन के लिए तो तुम्हें तुरंत मजा आ जाता है। हिंदुओं पे कमेंट करने में तुम्हें तुरंत तुम्हारी टाइप शुरू हो जाती है, ठठरी के बरे। और अब दोबारा फोटो अपलोड की हमारी, तो अगली बार पराडा का चश्मा मिलेगा। दरअसल बाबा बागेश्वर पूरे 1 महीने तक 3 देशों की विदेश यात्रा पर थे, फिजी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इस दौरे पर बाबा बागेश्वर ने जब महंगे ब्रांड की चीजों का इस्तेमाल किया तो लोग सवाल पूछने लगे कि भला कोई साधु संत गुच्ची का चश्मा क्यों लगा रहा है। सवाल पूछे गए तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने ही अंदाज में इन सवालों का सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि ये भी बताया कि वो आगे और भी ज्यादा महंगे ब्रांड पहनते रहेंगे और उन्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा। अगली बार वीडियो तूने बनाया बेटा तो जैक्सन की जैकेट मिलेगी तुझे। हाँ, और हम पढ़ के आए हैं, ये भी सुन ले, और ऑनलाइन देख के आए हैं कि महंगा ब्रांड कौन सा है। हाँ, तो अगली बार कमेंट करने के पहले विचार कर लेना, नानी याद आएगी और हम सुधरेंगे नहीं। चलिए आपको बताते हैं कि बाबा बागेश्वर के ब्रांड को लेकर इतना बवाल क्यों होता है, और इस सवाल के जवाब के लिए पहले ये तस्वीर देखिए। तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा की हैं, जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री डर्ट बाइक की सवारी करते हुए दिखाई दे रहे थे। जिनका मन सच्चा होता है उनका हर काम अच्छा होता है, और जो सच्चा होता है वो थोड़ा बच्चा होता है। दरअसल हिंदुस्तान में साधु संतों को जिस सादगी के साथ देखा गया है, उसमें किसी बाबा का इस तरह से आधुनिक गाड़ियों की सवारी करने वाली तस्वीर उस छवि के साथ मेल नहीं खाती जिसमें बाबा तमाम तरह के सांसारिक माया मोह को त्याग कर बेहद सादगी के साथ जीवन बिताने की बात करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस पूरे विवाद पर सिर्फ इतना कहते हैं कि ये भक्तों की श्रद्धा है जो उन्हें इस तरह के अनुभव देती है। हमको शौक की जिंदगी पसंद भी नहीं, साधु की जिंदगी पसंद है, लेकिन बच्चों का मन होता है कि गुरुजी थोड़ा आप अपने लिए भी जी लो, तो थोड़ा उनका मन प्रसन्न करने के लिए कर देते हैं। हमें शौक नहीं है भैया, हम तो हिंदुओं के लिए जी रहे हैं, हिंदुओं के लिए मर रहे हैं। देखिए, जाति वाले विवाद को लेकर बाबा बागेश्वर ने चुप्पी तोड़ दी है। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से जो कहा गया है वो जानना बहुत जरूरी है। जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद को अपनाना होगा। जातिवाद की बीमारी को दूर करने के लिए पदयात्रा करूंगा। दिल्ली से वृंदावन तक जातिवाद के खिलाफ पदयात्रा, और 4 जुलाई को अपने जन्मदिन पर जातिवाद के खिलाफ प्रण लेने की तैयारी में बाबा बागेश्वर। इस बार हमने प्रण लिया कि भारत में बढ़ता हुआ जातिवाद सबसे बड़ी कैंसर की बीमारी है। कैंसर से ज्यादा खतरनाक भारत को तोड़ने में अगर कोई बीमारी है तो वो जातिवाद की बीमारी है। उस जातिवाद की बीमारी की दीवार को तोड़ने के लिए हम दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक बांके बिहारी के चरणों में जाएंगे और ब्रज क्षेत्र को नशा, मदिरा, मांस मदिरा विक्रय मुक्ति का प्रण लेंगे। दरअसल बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र वाली ये हुंकार कुछ सियासी दलों की विचारधारा को सहारा देती है और इसीलिए वो उनके साथ खड़े हैं, तो कुछ लोग उनके हिंदू राष्ट्र वाले एजेंडे को सियासी चाल साबित करते हैं। तस्वीरें 25 जून की हैं, जब अखिलेश यादव ने जिन कथावाचकों का अपमान हुआ था उन्हें अपने मंच पर बुलाया और हारमोनियम ढोलक देकर सम्मान किया था। उनकी ढोलक छिन गई,
उनकी चैन छीनी, उनका वो जो हमारा उसका हारमोनियम छिन गया, और जो अंधा है बेचारा जो ढोलक वाला, वो कठेरिया बिरादरी का है। हमने तो नहीं कहा कभी कठेरिया, आपसे कहा हो तो बता दो। कठेरिया बिरादरी का अंधा ढोलक बजा रहा, अपना जीवन यापन कर रहा कथा के कार्यक्रमों में, आपने उसकी ढोलक छीन ली, हारमोनियम छीन गया। अब इस पूरे मामले की राजनीतिक तस्वीर को भी समझ लेते हैं। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता कथावाचकों को यादव बताकर अपने कोर वोट को साध रही है। इसके साथ ही पीडीए में शामिल पिछड़ा, दलित समेत अन्य जातियों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। जबकि बीजेपी ब्राह्मण राजपूत वोट बैंक को साथ रखते हुए पिछड़ों और दलितों को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश में है। हमारे लिए जाति मायने नहीं रखती, हमारे लिए तो उसकी प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं बीजेपी की तरफ से इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। श्री यादव हो गए, और ये कहना गलत नहीं होगा, जंगल राज कैसा होता है। जंगल राज बिल्कुल लालू और तेजस्वी जैसा होता है। जंगल राज का पहला नियम है, संविधान और कानून की धज्जियां उधेड़ दी जाती हैं। बाबा साहब का संविधान तार तार किया जाता है, और वही काम विपक्ष में रह के तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और आरजेडी, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के मन में क्या है? सांप्रदायिक राजनीति करेंगे। जैसा मैंने कहा, हम संविधान 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 कहेंगे, वो शरिया 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 कहेंगे। ध्रुवीकरण करो, हिंदू मुस्लिम करो, सांप्रदायिकता के बीज बो दो। सांप्रदायिक दंगे चाहते हैं ये लोग। मैं सवाल पूछता हूं तीसरा, क्या तेजस्वी यादव ऐसे मंच पे थे जहां पे सरकार से सवाल पूछे जा रहे हों रोजगार पे, विकास पे, कानून व्यवस्था पे? नहीं, तेजस्वी यादव ऐसे मंच पे थे जहां बात हो रही थी शरिया कानून लागू करने की, जहां हमारे संविधान के तहत एक कानून पारित हुआ और उसको कूड़ेदान में डालने की बात हो रही थी। तो एक बात जान लीजिए तेजस्वी यादव, बिहार की जनता, भारत की जनता यह सुनिश्चित करेगी कि जो बाबा साहब का संविधान और हमारे संसद के पारित कानून को कूड़ेदान में डालने की बात कर रहे हैं, उनकी सांप्रदायिक राजनीति को कूड़ेदान में डाल दिया जाए, यह सुनिश्चित होगा। एक सवाल जो कल से लाखों लोग पूछ रहे हैं, भारत के लोकतंत्र में किसी की हिम्मत कैसे होती है कि वो संविधान को तार तार करके शरिया की बात मंच से करे? तो हमने भी थोड़ी रिसर्च करी, समझ में आया ये जो घमंडिया कहें, महाठगबंधन कहें, इनकी सोच ही संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, बाबा साहब अंबेडकर विरोधी। और ये तस्वीर एक आई, ये कुछ दिन पहले की ही है। हमारे लिए डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी पूजनीय हैं, जिन्होंने भारत को संविधान दिया, जिन्होंने पिछड़े
शोषित वर्ग के सशक्तिकरण का मार्ग खोला, उनकी तस्वीर लालू प्रसाद यादव जी के पैरों के सामने रखी है और लालू प्रसाद यादव ने चू नहीं करी। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा मत करो। हमारे लिए अंबेडकर जी पूजनीय हैं और क्या आज तक लालू प्रसाद यादव जी ने, तेजस्वी जी ने इस दुष्कर्म के लिए, इस कृत्य के लिए माफी मांगी है? उत्तर है नहीं। यही स्पष्ट करता है कि महाठगबंधन घमंडिया की सोच संविधान विरोधी है और इनका केवल एक मकसद है, शरिया कानून को लागू करना। और देखिए, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान भी और उससे पहले भी एक तस्वीर और है। ये जंगल राज आरजेडी के साथी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हैं। वो बैठे हैं आराम से ठाठ से कुर्सी पर। नीचे तस्वीर है बाबा साहब अंबेडकर जी की। यह केवल एक मामला नहीं था, ऐसी तमाम तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें पूरी कहानी बयां करती हैं। कहानी एक प्रयास की जिसमें यह भारत को एक इस्लामिक मुल्क बनाने का प्रयास करना चाहते हैं। इनकी सोच इतनी जहरीली है कि ये शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। ये नमाजवादी लोग, इनका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको एक और तथ्य बता दूं, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया था। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को सभी घमंडिया के घटक दलों ने स्वीकारा था। आप याद करिए उसमें क्या लिखा था। उसकी रूपरेखा भी बिल्कुल ऐसी ही थी, शरिया कानून को लागू करेंगे, पर्सनल लॉज लागू होंगे, आरक्षण धार्मिक आधार पर दिया जाएगा जो गैर संवैधानिक है। मैं आपको प्रश्न बता सकता हूं, लेकिन केवल इतना ही कहूंगा, ये जो जहरीली सोच है इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के सभी घटक दल, जेडीयू अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन इनके जहरीले मंसूबों को सफल नहीं होने देगी। और इसी के साथ जब बिहार की जनता तेजस्वी यादव को यह नहीं कहती कि वो समाजवादी नेता प्रतिपक्ष है, बल्कि वो कहती है कि ये नमाजवादी शरिया प्रेमी है, और वो भी 9वीं फेल। इसकी वजह है, क्या तेजस्वी यादव को यह नहीं चाहिए कि वो और किसी के बयान सुने ना सुने, जनता के मन की आवाज को पहचाने या ना पहचाने, लेकिन आरजेडी के सर्वोच्च नेता अपने पिताजी चारा घोटाले में दोष सिद्ध लालू प्रसाद यादव जी का वक्तव्य तो सुने।
लालू प्रसाद यादव जी ने संसद के पटल पर 7 मई 2010 को क्या कहा था, ये उनके शब्द हैं, शब्दशाह आपके समक्ष रख रहा हूं। वक्फ बोर्ड ने सरकार और आम लोगों दोनों की जमीन हड़प ली है। इस पर नियंत्रण के लिए सख्त कानून की जरूरत है। भूमाफियाओं का अड्डा है वक्फ बोर्ड, ये लालू प्रसाद यादव जी कह रहे थे भाई। अब आप मुझे बताइए, लालू प्रसाद यादव जी स्वयं मानते थे वक्फ बोर्ड भूमाफियाओं का अड्डा है। वक्फ कानून में संशोधन किए गए, सुनिश्चित किया गया कि मुसलमान जो बोहरा समाज से आते हैं, आगा खानी हैं, उनका भी सशक्तिकरण हो, महिला सशक्तिकरण हो, पारदर्शिता बढ़े, एक समानता आए। तो इस पे अगर तेजस्वी यादव भड़काऊ सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं, इसका केवल एक ही मकसद है, और वो मकसद है समाज को बांटना। अगर आज हमारी सरकार बिहार में विकास की बात करती है तो ये शरिया कानून की बात करते हैं। अगर हम बताते हैं कि हमने युवाओं को रोजगार दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, तो ये कहते हैं कि नहीं, बहु विवाह महिला सशक्तिकरण का रास्ता है। ये कहते हैं हलाला ठीक है, आरक्षण होगा तो धर्म के आधार पे होगा। दलितों का, पिछड़े समाज से जो भाई बहन आते हैं, उनका हक छीन कर, जैसे कर्नाटका में किया, हम केवल मुसलमानों को दे देंगे। तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें जमकर निशाना आरजेडी से लेकर कांग्रेस तक पर बीजेपी की तरफ से साधा जा रहा है। वक्त बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु से, जहां शिवकाशी में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया है। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है, एक महिला समेत 5 लोगों की मौत की खबर अभी सामने आई है। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। देखिए, कल भी दक्षिण भारत तेलंगाना से खबर आई थी, संगारेड्डी में केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, और आज तमिलनाडु, यहां शिवकाशी में पटाखा फैक्ट्री है जिसमें धमाका हुआ है, एक महिला समेत 5 लोगों की मौत की खबर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।